अस्सलाम वालेकुम। डेली थोड़ा स्क्रीन कॉल। टाइम के साथ मैं मोहम्मद आवान। आज हमारे साथ मेहमान हैं मलक इम्तियाज हुसैन अवान, एडवोकेट हाई कोर्ट। हम आज गुफ्तगू करेंगे ज़िला चकवाल और ज़िला तालागंज की सियासत के ऊपर, और तालागंज में बिलखसूस NA-59, PP-22 और PP-23 में जो डेवलपमेंट हुई है टिकट्स जारी होने के बाद, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमें ये बताएं कि PTI तकरीबन तलागंज की सियासत से इस वक्त तक इसलिए आउट हो गई है। जो दो मेन स्ट्रीम के कैंडिडेट्स थे, हाफिज अमार यासर PP-23 से और NA-59 से चौधरी परवेज जलाई साहब, तो वो दोनों इस वक्त मैदान में नहीं है। तो जो नए कैंडिडेट रोमान साहब आए हैं, इनकी क्योंकि कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? और दूसरा, जो सरदाराने टमन का एक इत्तेहाद हो रहा था, बीच चौराहे कैसे टूट गया, उसके ऊपर आप जरा आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जो इस वक्त तेलंगाना की सियासत में एक अजीब किस्म का वो भूचाल फैला हुआ है कि जब से परवेज इलाही तेलंगाना की सियासत से माइनस हुए, हाफिज अमार यासिर माइनस हुए, उसके बाद सरदार अब्बास को वो दो टिकट मिल गए, NA का भी और PP-23 का भी, PP-22 का भी। तो यहाँ पे फिर एक अजीब सा वो सीन क्रिएट हुआ कि जब तेलंगाना के लोग ऑलरेडी वो जो थोड़ा सा एक एफिलिएशन रखते थे सरदार अब्बास के खिलाफ, थोड़ा सा उनका एक था माइंड सेट था उसके खिलाफ, उसको हवा देने की कोशिश की गई है। फिर सरदाराना टमन ने एक अपना इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि सरदाराना टमन का एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि वो आपस में इत्तेहाद भी नहीं कर सकते और किसी पार्टी के साथ स्टे भी नहीं कर सकते ज़्यादा लॉन्ग टाइम। तो जिसकी वजह से वो तकरीबन सियासत से नॉकआउट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। और अल्टीमेटली जो कल की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ये है कि अब सरदार मंसूर या तमन ने कल आखिर जाके सरदार गुलाम अब्बास के कैंप को ज्वाइन किया और उनको सपोर्ट कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिफीट है सरदारान टमन के लिए कि देखें वो अपने आप को इतने हाई प्रोफाइल सियासतदान थे और इतने हाई प्रोफाइल लेवल से इतने लो लेवल पे लेके आए हैं कि आज उनको दूसरों के कैंप्स में जाके अपने आप को, अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए उनको दूसरों के कैंप्स की जरूरत पड़ गई है। तो सरदारान टमन तो इस वक्त तकरीबन तेलंगाना की सियासत से आप यूं समझे कि अपने आप को बिल्कुल एक वीक तरीन पोजीशन पे ले गए। जहां तक बात है चौधरी परवेज इलाही की और हाफिज अम्मार यासिर की, क्योंकि ये बेसिकली तो PTI के वो नहीं थे कि कोई बाय बर्थ PTI में नहीं थे। ये तो PTI में आजादी तौर पे जब गए, उसके बाद जो इनके साथ हुआ कि PTI ज्वाइन करने के उनको काफी मतलब वो खमियाजा भुगतना पड़ा। तो अब जो सीन बना है रिसेंटली वो ये है कि सरदार गुलाम अब्बास के लिए पूरा मैदान साफ है। अब अगर रोमान को देखा जाए तो वो बिल्कुल एक गैर सियासी बंदा उसको कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स उन्होंने कभी की नहीं है। तो ये टिकट तो उनके खाम उनको जो टिकट दे के उनको जो लॉन्च किया गया है, तो मेरे ख्याल में तो लॉन्चिंग का ये टाइम नहीं था तेलंगाना की सियासत में कि अगर किसी का आप नए बंदे को लॉन्च करें, कोई नई एंट्री आए और वो आप बंदा आज। क्या साहब ये बताइए कि जिला तलागंज में ऐसा कोई लीडर नहीं रह गया था कि आपने NA की सीट भी सरदार अब्बास को दे दी और PP-22 की भी दे दी, और सियाल जैसे वर्कर को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और उसके बाद सरदाराने टमन में शहरोज भी था, फैज भी था, ये बहुत सारे लोग थे। तो ये तलगंग की पाकदानिस्ता कोई इसमें हिकमत अमली थी कि चकवाल के सर पे रखने की कोशिश की गई है, या आप इसमें क्या समझते हैं कि सरदार अब्बास के पास क्योंकि दरसिंगी है? धड़े की सियासत तो मुमताज तमन भी करते हैं, उनका भतीजा वो जो है शहरोज वो खड़ा हुआ होता। तो ये क्यों नहीं इस पे ये भी कोई असरअंदाज होंगे लोग वोटर इस पे कि चकवाल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है? देखिए शाह साहब, इसमें चकवाल की प्रायोरिटी की बात नहीं थी। सरदार गुलाम अब्बास साहब जो हैं वो पुराने सियासतदान हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अपना तेलंगाना में भी। और जहां तक बात है सरदार मुमताज तमन की और सरदार फैज तमन की, तो 2018 की इलेक्शन में जो इन्होंने अपने वो एक एफिलिएशन चेंज की PMLN के साथ, उन्होंने आखिर में लास्ट टाइम पे जाके इन्होंने वो जो पार्टी को धोखा दिया, तो उसके बाद जो एक आवाम का ट्रस्ट है वो तो इनके ऊपर खत्म हो गया और साथ पार्टीज का ट्रस्ट भी खत्म हो गया। साहब अब यहाँ पे सरदार अब्बास कौन सा दूध का धुला हुआ है? वो भी तो पार्टियों में छलांगे मार मार के जाता रहा है, ये भी तो बात
नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, उनकी बहुत बड़ी सियासी गलतियां उनकी भी उन्होंने भी की हुई है, ऐसा नहीं कि वो कोई खास साफ है। लेकिन हुआ यह है कि देखिए, पार्टी ने ये फिर मुनासिब समझा है कि जो पार्टी को सरदार अब्बास ने वेल बिफोर टाइम उन्होंने अपनी एफिलिएशन चेंज कर ली थी। सरदार मुमताज तमन और सरदार फैज तमन ने तो बिल्कुल एट द एंड जाके पार्टी को इस तरह धोखा दिया कि वो पार्टी के पास ऑप्शन ही कोई नहीं था कि वो अपने आप को, मतलब कोई कैंडिडेट भी लॉन्च नहीं कर सकते थे। इतने टाइम पे जाके सरदार फैज तमन ने पार्टी के साथ दगाबाजी की थी। तो एक तो वो चीज है कि उन्होंने अपने आप को बहुत वीक कर दिया सियासत में, पार्टीज की नजर में। फिर दूसरी बात ये है कि जो एमए का जो ये है दूसरे अपने शहरयार, तो एजाज सियाल में ये एक न्यू एंट्री थी सियासी मैदान में, क्योंकि वो पार्टी के वर्कर तो बहुत पुराने हैं। लेकिन वो न्यू एंट्री मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होती है कि जब एक पुराने सियासतदान वहां पे काम कर रहे होते हैं तो वो किसी नए घराने को जगह बहुत मुश्किल से देते हैं। अब एजाज सियाल जो है वो अपनी उड़ान खुद अपने परों पे भरने के चक्कर में है, और वो इस तरह की वो अपनी जो नेशनल लेवल की सपोर्ट है वो मेरे ख्याल में पार्टी के साथ ही रखेंगे। जबकि वो पीपी का इलेक्शन भी कंटेस्ट करने के मूड में है, और वो अभी तक डटे हुए कि मैं अपना इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। उनकी एक अपनी जो है वो ख्वाहिशात है, वो ठीक है, हम उसका एहतराम इसलिए करते हैं कि वो देखिए पार्टी के एक पुराने एहसास हैं, पुराने वर्कर हैं पार्टी के, और अच्छे उन्होंने वर्क किया हुआ है। इम्तियाज साहब हादसाती सही, लेकिन पीटीआई की जो टिकट है वो वर्कर्स को चले गए हैं, चाहे रोमान हो, चाहे ये दूसरे हकीम निसार हो। तो अब इनकी पोजीशन क्या देखते हैं आप? हकीम निसार और रोमान को आप कहां देखते हैं? ये जरूर जेहन में रखें कि पीटीआई का खामोश वोटर जरूर है। सर देखिए, तेलंगाना में जो सिचुएशन है, जो वहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ किस्म की नोयत है, वोटर का एक माइंड सेट बड़ा मुख्तलिफ है। तेलंगाना में आप न्यू कमर को आप इतनी जल्दी इतना बूस्ट नहीं मिल सकता कि वो कोई हाई प्रोफाइल रिजल्ट देंगे। तेलंगाना का जो एफिलिएशन है पार्टी की जो 7 लोगों की है, अब देखिए देखना क्या लोगों ने, ये अगर हम रोमान को वोट देते हैं या हम निसार का हकीम को देते हैं वोट, तो उसमें होगा क्या कि उनके पास कल हमें देने के लिए क्या है। यहाँ पे आजकल सियासत में गिव एंड टेक चलता है, तो गिव एंड टेक के लिए वो दोनों वीक बंदे हैं, वो किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो आज अभी जो जैसे जो हालात बन रहे हैं, वो सरदार गुलाम अब्बास के लिए वो मैदान बहुत साफ नजर आ रहा है। अब लोग खाम खाम अट्रैक्ट हो रहे कि भाई कल अगर मुझे जरूरत पड़ती है किसी पॉलिटिशियन की, तो मेरे साथ खड़ा होने के काबिल कौन है। बेसिक चीज ये देखी जाएगी। तो अगर ये चीज देखी जाए तो इस पे तो सरदार गुलाम अब्बास जो है वो बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं इस हवाले से, कि वो कम से कम पुराने वर्कर, पुराने लीडर हैं, तो वो लोगों की उम्मीद ज्यादा बनते हैं, बनाते हैं बनस्बत न्यू कमर के। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि जो अब्बास है, सरदार अब्बास, वो तो निकल जाएंगे। शहर यार की हमने जब भी खबर ली है तो उनके हक में बड़ी अच्छी रिपोर्टें आई हैं PP23 से। तो अब क्या समझते हैं आप, PP22 में क्या कर रहे हैं? PP22 में सरदार अब्बास को ही दे रहे हैं कि वही दे जाएगा? देखिए, जो पार्टी का वोटर है वो तो डेफिनेटली पार्टी को सपोर्ट जब करनी है, पार्टी के साथ चलना है, तो फिर तो वो सरदार गुलाम अब्बास के साथ खड़े होंगे लोग। जो लोग दो किस्म के लोग हैं, जो एक तो पार्टी से डिसाइड हुए एक पार्टी वर्कर की रिस्पेक्ट ना करने की वजह से वो, प्लस एक और हवा चली हुई है सरदार गुलाम अब्बास साहब के खिलाफ की, वो उन्होंने कोई एक नारा लगाया था कि हम तेलंगाना को चकवाल की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तो वो जो बात है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है जहाँ तेलंगाना में, तो लोग उसको बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं कि देखिए जी, कल इन्होंने क्या नारा लगाया था कि डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के लिए हम चकवाल की जमीन से 1 इंच नहीं देंगे। इट्स मीन उनकी जो नाराजगी थी वो उस वक्त की, वो इस पे या उनके साथ जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट जब बन रहा था तो वो उनकी हमायत नहीं थी खुल के। तो वो अच्छा, जो चीज है उसको हवा ज्यादा दी जा रही है, तो वो लोग तो मुतनफिर होंगे, दो किस्म के लोग। क्या साहब आप वकील हैं, इस वक्त तेलंगाना का स्टेटस क्या है? वो जिला है नहीं है, क्या उसका स्टेटस क्या है वैसे? देखिए, कुछ जगहों पे तेलंगाना को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। जब पार्टी टिकट्स अनाउंस हुए तो उस वक्त उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना को अलग से मेंशन किया हुआ था। सेम इसी तरह जब वहां पे आरोज आए तो वो भी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के नाम पे ही आए। तो डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का स्टेटस खत्म नहीं हुआ, बल्कि डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना चूंकि अभी तक वो पूरा फंक्शनल नहीं है, तो डेफिनेटली उसको फंक्शनल होने में बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। उसमें अभी कम्प्लेक्स बनने हैं, उसमें बहुत सारे काम होने हैं। तो आने वाले वक्त में जो लोगों के तहफुजात हैं सरदार गुलाम अब्बास के हवाले से, वो ये भी में है जो कि कल के फंक्शनल होने की करने की बजाय वो उसको बिल्कुल ही खत्म सिरे से ना कर दें। तो एक ये बात भी सरदार गुलाम अब्बास के खिलाफ जा रही है। तो मेरे ख्याल में सरदार गुलाम अब्बास साहब को अपना मौकफ वाजह कर देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के हवाले से। वो अगर अपनी मेरे सियासत को अगर सिर्फ बचाना चाहते हैं डूबने से, सॉरी फॉर दैट शायद, अगर वो अपनी सियासत को तेलंगाना में इन रखना चाहते हैं तो वो उनको एक वाजह मौकफ दे देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के हवाले से कि भाई उनकी पोजीशन क्या है।
अगर वो उनकी नहीं पोजीशन देंगे तो वो नुकसान भाई, करेंगे। मेरी आप सुन तो लें कि जो बनाने वाले थे उनको तो आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनको आप क्या, उनके जो आगे जो भी उनके कैंडिडेट हैं उनको आप क्या देंगे, या इनसे कोई हेल्प लेंगे? ये तो कह देंगे ठीक है हम आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही हुकूमत आएगी तो ये तो नहीं चाहेंगे कि ये हाफिज अमार यासिर या चौधरी परवेज इलाही का नाम जो है वो जिले के साथ जुड़ा रहे, या ये कोई अपनी बीच में चाल चलेंगे? देखिए, मैंने आपको एक पहले भी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर हाफिज अमार यासिर और परवेज इलाही मैदान में आके लोगों के सामने उनकी सरपरस्ती करते हैं तो फिर तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर वो सामने आती नहीं है, फील्ड में है ही नहीं उसके, तो उनकी कोई रेप भी ऐसे इफेक्टिव नहीं है, तो फिर मुझे बताएं जो वोटर तो है वो सरपरस्ती चाहिए होती है या वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए जो लीड रिक्वायर्ड होती है, लीडिंग पोजीशन या लीडर की जो होती है रिवोकिंग पोजीशन, वो नहीं नजर आ रही, तो मुझे बताएं कि फिर वोटर तो वहां पे बेयार मददगार खुद को नजर आएगा उसको कि मैं खुद बेयार मददगार हूँ और मैं किसी ऐसे बंदे को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ कल जो खुद अपने आप के लिए भी सही नहीं होगा, जो अपने आप आखिरी को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इम्तियाज साहब, आखिरी सवाल, आपको कहीं पे पीटीआई की जो सपोर्ट याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी कैंपेन नजर आ रही है? शाह साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जो पीटीआई के सपोर्टिव उम्मीदवार हैं जिनको टिकट्स अनाउंस हुई हैं, वो एक पहले पुराने वर्कर्स थे, पीटीआई के लोगों के साथ अटैच रहे हैं दोनों। कर्नल सुल्तान सुरगुल साहब भी पीटीआई के लोगों के साथ अटैच थे, हैं। जो हकीम निसार है वो भी अटैच थे और हैं। लेकिन वो वोटर उस वक्त तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक कि उनको मेन जो स्ट्रीम के लोग हैं वो आके उनको उनकी सरपरस्ती नहीं करेंगे। तो क्योंकि यंगस्टर में बहुत सारे लोग हैं, कुछ जो मैंने और भी लोगों के इंटरव्यू किए, लोगों मेरे बातचीत हुई, तो जो उनका परमानेंट वोटर है वो तो बिल्कुल उनको वोट और सपोर्ट करेगा। बल्कि मैंने यहाँ तक भी देखा कि काफी एजेड लोग ऐसे उन्होंने भी कहा कि नहीं जी हम तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि सामने कौन आ रहा है। तो एक उनका जो वोट बैंक है पीटीआई का वो तो डेफिनेटली उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन विनिंग पोजीशन में जाने के लिए शाह साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए ये जो कैंडिडेट्स हैं वो उनकी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, वो इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते कभी भी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर। इम्तियाज साहब, आइंदा हम अगले कुछ दिनों में जरूर इस पे बात करेंगे कि जो जो पेशरफ हुई। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू।